हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र पर मर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के समय में जो बीमारी चल रही है वो हमारे श्वसन तंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, और इस श्वसन तंत्र के बिगड़ने के कारण ही जो है ये बीमारी हमें हो रही है। तो हम देखेंगे कि मर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा किस तरह से इन श्वसन तंत्र पर लाभदायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? हमें आहार से। तो आहार से ऊर्जा उत्पत्ति के लिए प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके कारण जो है फेफड़ों को शीघ्रता से कार्य करना पड़ता है। इससे जो है श्वास और प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। वायु कोशिकाओं द्वारा अधिक मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन, जो प्राणवायु यहाँ पर कहा गया तो ऑक्सीजन को कहा गया, ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तीव्रता से होने लगता है। तो इस प्रक्रिया के कारण जो है कोशिकाओं में ऊष्मा की अधिक उत्पत्ति होती है, जिससे शरीर का तापमान और श्वास बढ़ जाता है। नियमित जो है मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास से जो है हमारे शरीर और मन दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो योग अभ्यास और जो है मर्म चिकित्सा से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देख लेते हैं। कि अगर हम नियमित जो है मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास से जो है जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, लंग्स और श्वास नलिकाओं की कार्य क्षमता जो है बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे श्वसन गति नियमित होने लगती है और कार्य करने में श्वास की गति में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी उसी कार्य को करने में आरंभ होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स की कार्यकारी क्षमता जो है बढ़ जाती है। फिर जो है इसी योगाभ्यास और मर्म चिकित्सा से जो है हमारे फेफड़ों में अधिक श्वास खींचने और बाहर निकालने की शक्ति पैदा हो जाती है। जब हम योग अभ्यास के द्वारा जो है प्राणायाम वगैरह करते हैं, आसन करते हैं, तो क्या होता है कि हमें हमारे फेफड़ों को जो है श्वास को खींचने और बाहर निकालने की जो उसमें शक्ति लगती है वो उसमें अधिक हो जाती है, जिसे हम तकनीकी भाषा में टाइटल एयर कैपेसिटी का बढ़ जाना कह सकते हैं। ठीक है, तो नियमित मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के कारण श्वास क्रिया संस्थान में काम करने वाली जो मांसपेशियां होती है उनमें सुधार आता है। हमारे वक्ष की इंटरकोस्टल मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, और इसी कारण से जो है हमारा जो डायफ्राम होता है वो भी मजबूत हो जाता है। तो इससे क्या होता है, और श्वसन तंत्र की कार्य क्षमता में सुधार आने के कारण जो है हमारी जो प्राणवायु होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम पड़ती है, और बिना श्वास गति तेज हुए कार्य सुगमता से होने लगते हैं। तो इस तरह के जो है ये हमारे शरीर पर, हमारे श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है मर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा का। अब हम देख लेंगे कि श्वसन तंत्र के जो कुछ रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला है, आप देख सकते हैं प्रतिशय, जिसके रिहाइनाइटिस बोला जाता है। फिर है खांसी, कफ, इसको बोलते हैं कफ। ठीक है, श्वास नलिका शोथ, इसको ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। फिर है फुफ्फुस आवरण शोथ, जो ये हमारे फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। फिर होता है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं। फिर है श्वास रोग, ब्रोंकाइलल अस्थमा। ठीक, अब श्वसन तंत्र में जो हमारे योग अभ्यास है और मर्म चिकित्सा के कुछ पॉइंट है वो किस तरह से लाभकारी सिद्ध होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। कि आसन हमें इस श्वसन तंत्र में कौन कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहले है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में रोगों में उपयोगी आसन। तो आसन कौन कौन से होते हैं? कि योग मुद्रा आसन, सिंहासन, आकर्ण धनुरासन, शवासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन और कर्णपीड़ासन। ठीक है, ये आसन हमें श्वसन तंत्र को सुधार करने के लिए
करने चाहिए। इन आसनों का हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर आप नियमित तौर पर इन आसनों का अभ्यास करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्राणायाम कौन कौन से हैं। तो प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और अन्य सभी प्राणायाम जो भी होते हैं, क्योंकि जो हम प्राणायाम वगैरह करते हैं वो हमारे श्वसन तंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमें प्राणायाम का भी अभ्यास रोजाना नियमित तौर पर करना चाहिए। अब है षट क्रिया। षट क्रिया मतलब षट क्रिया जो 6 क्रियाएं हमारे शरीर की शुद्धिकरण के लिए बताई गई हैं, जैसे कि जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति और कुंजल क्रिया। तो श्वसन तंत्र को सुधार करने के लिए जो है हमें अपने गले को और अपनी नाड़ियों को शुद्ध रखना होता है। तो इसके लिए जो है हम जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, सूत्र नीति कर सकते हैं, कपालभाति और कुंजल क्रिया हम कर सकते हैं। फिर चलते हैं कि बंद जो है उड्डयन बंद और जालंधर बंद का प्रयोग हम कर सकते हैं। मुद्रा त्रिबंध मुद्रा होती है हमारी एक, वो हम मुद्रा कर सकते हैं। अब इसी तरह से ध्यान में हम हृदय मतलब अनाहत चक्र पर और मातृका एवं कंठ के जो मर्म विशुद्धि चक्र हैं उन पर ध्यान का अभ्यास और श्वास की गति पर भी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ है कि अगर हमें ध्यान करना है तो हम अपने अनाहत चक्र हृदय प्रदेश पर और कंठ प्रदेश पर ध्यान को लगा सकते हैं, और जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है उस पर भी हम ध्यान लगा सकते हैं। अब चलते हैं कि ये तो हुए योग अभ्यास के किस तरह से योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने श्वसन तंत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं। मर्म जो बिंदु होते हैं हमारे, उनके द्वारा हम किस तरह से अपने श्वसन तंत्र को ठीक रख सकते हैं। तो मर्म में जो है हमारी छिप्र होता है एक बिंदु, छिप्र पर हम दबाव दे सकते हैं। उर्वी, आणी, स्तनरोहित और स्तनमूल, ये हमारे 5 मर्म हैं जो हमारे श्वसन तंत्र के सुधार के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से जो है श्वसन तंत्र में जो है हमारे योग अभ्यास और मर्म बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में हमें योग की और इस चिकित्सा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सके तो आप अपने जीवन में इसे उतारिए और नियमित तौर पर योग का अभ्यास और अपनी ये साथ में चिकित्साएं लेते रहिए, जिससे कि आप इस कठिन महामारी बीमारी से बचाव आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ रोग हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम यौगिक चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। तो वे जो रोग हैं वे हैं हमारे के श्वसन तंत्र की संक्रामक अवस्थाएं। जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें कुछ संक्रामक अवस्थाएं होती है, उनमें हम यौगिक चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। तीव्र फुफ्फुस आवरण शोध, इसमें भी हम जो है ये नहीं दे सकते हैं। फिर है उर्ध रक्तपित्त, खांसी के साथ जो खून आता है उसमें भी हमें योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर है क्षय रोग में भी हमें जो है योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नासिका के द्वारा रक्त स्त्राव, इसमें भी हम जो है योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तीव्र नासिका श्लेष्म कलाशोथ, इसमें भी नहीं कर सकते। परंतु इन अवस्थाओं में हम मर्म चिकित्सा का निषेध नहीं करते हैं। इनमें हम मर्म चिकित्सा दे सकते हैं और मर्म चिकित्सा का जो है हमारे श्वसन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से हम अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, अपने श्वास और प्रश्वास की लेने और छोड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अपनी कैपेसिटी को मजबूत कर सकते हैं। अपनी जो हमारी वक्ष की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको हम मजबूत बना सकते हैं। अपने डायफ्राम को मजबूत बना सकते हैं। तो अगर हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होगा तो हम इन सभी बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि आप अपने जीवन में योग को एक नियमित तौर पर उतारें और इसका डेली अभ्यास करें और
अपने आप को इस बीमारी से बचाए रखें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।